Hello students, I am your biology educator and once again I welcome you all to MK Jain classes. Now let's start with our today's topic और today's topic हमारा आज क्या रहेगा, क्या क्या हम लोगों ने कर लिया है। चैप्टर को हम लोगों ने डिवाइड कर लिया था, उसके बाद वी हैव स्टार्टेड विद दी स्टेमन का हमने डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा, एंथर की डेवलपमेंट हमने कल पढ़ी, उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम का हम लोगों ने डायग्राम पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने टेपीटम के फंक्शंस लिखे थे, टेपीटम को एक्सप्लेन किया था। अरे तो बहुत कुछ हो गया है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ओके हमारी हो गई थी। तो टुडे विल स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। यस यस यस, कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। अब ये मेल गैमीटोफाइट, अच्छा ठीक है। वन थिंग, हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कर लिया था। क्या था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? इट वाज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। और वो माइक्रोस्पोर्स कैसे थे? हैप्लॉइड, एन लिखा है ना मैंने, तो दीज आर हैप्लॉइड फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, जो क्या थी? डिप्लॉइड। गॉट इट? तो हम लोगों ने कल यहां पे माइक्रोस्पोर बना लिए थे। किससे बनाए थे हमने माइक्रोस्पोर? ये जो हमारे पास डिप्लॉइड सेल थी, मदर सेल्स, उनको हमने क्या किया? पोलन मदर सेल्स को हमसे जब उसकी मियोसिस हुई तो उससे क्या बने? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। लेकिन ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर अभी आपस में क्या है? जॉइंड है। कल बताया था, अभी सेपरेट नहीं हुए हैं। किससे जॉइंड है? बाय मींस ऑफ कैलोस वॉल। और वो कैलोस वॉल को आगे जाके जब ये सेपरेट होंगे, अभी जब एंथर और मेच्योर होगा, ये माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। व्हाट आर पोलन ग्रेन्स? दीज आर दी फर्स्ट सेल्स ऑफ गैमीटोफिटिक जनरेशन। तो इसको हम मेल गैमीटोफाइट बोलेंगे। अभी पैनिक नहीं हो ना, हम सब कुछ लिखेंगे। तो जब ये मेल गैमीटोफाइट बनाएंगे, मींस पोलन ग्रेन बनेंगे, तो ये कैलोस वॉल नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड। अब इसको डिसॉल्व कौन करेगा? कैलेज एंजाइम, है ना। एंजाइम तो बड़े इजी होते हैं लर्न करने। ऑक्सीडेशन जो करा रहा है ऑक्सीडेज, फॉस्फोरिलेशन जो करा रहा है फॉस्फोरिलेज, है ना। सुक्रोज को जो डाइजेस्ट कर रहा है सुक्रेज, माल्टोज को जो कर रहा है माल्टेज, तो कैलोज को जो डिसॉल्व करेगा कैलेज। ठीक है। तो कैलेज एंजाइम किसने दिया था, किसने बनाया था? इट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय टेपीटम। टेपीटम के हम लोगों ने फंक्शन में इसको लिख लिया था। तो अब यहां पे एक छोटी सी चीज बतानी रह गई थी, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज माइक्रोस्पोर्स। क्योंकि ये जो माइक्रोस्पोर है ना, दीज आर स्टिल अटैच्ड। क्या है? अटैच्ड है। अटैच्ड का मतलब समझ रहे हो ना, जॉइंट है। स्टिल अटैच्ड टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ अ, किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्म में ये क्या है? अभी भी अटैच है। और वो जो अरेंजमेंट है, किस तरह से ये अटैच हो सकते हैं, किस किस प्रोबेबल अरेंजमेंट में, अलग अलग एंजियोस्पर्मिक ग्रुप्स के अंदर हमें कौन कौन से इनके अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं, हम पहले उनको बनाएंगे। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, या तो ये टेट्राहेड्रल हो सकता है। टेट्राहेड्रल का मीनिंग समझते हो ना? हाँ भाई, केमिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं। मीथेन इज टेट्राहेड्रल, आपको पता है, ये 3 दिखाई दे रहे हैं, एक इसके पीछे है। दिस इज नोन एज द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। या तो टेट्राहेड्रल मिलेंगे, या ये किस अरेंजमेंट में हमें मिलेंगे? आइसोबाइलेटरल। समझ रहे हो? 4, 1 2 3 एंड 4, चारों 4 बॉल्स लीजिए और उनको ऐसे 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 लगा लीजिए इन दी क्यूबिकल मैनर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आइसो बाइलेटरल अरेंजमेंट। या ये हमें देखने को मिलेंगे किसमें? डेकासेट अरेंजमेंट में। व्हाट इज डेकासेट अरेंजमेंट? दिस इज एक सेल, एक माइक्रोस्पोर ऊपर, एक माइक्रोस्कोप नीचे, और 2 क्या हो जाएंगे? साइडवेज। दिस इज नोन एज, सॉरी, दिस इज नोन एज डेकासेट टाइप, डी cassette, or in very simple form, that is linear, 1 2 3 and 4, linear arrangement। या हमें देखने को मिल सकता है इनका टी शेप अरेंजमेंट। अब वो टी शेप अरेंजमेंट कैसे है? लाइक दिस, यू विल ड्रॉ
this is T shape arrangement. Here are the 2 cells, 1, 2, and then 3, and then 4. So this is known as T-shaped. तो ये प्रोबेबल अरेंजमेंट्स हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स के, वो इनमें से किसी भी अरेंजमेंट में हो सकते हैं, लेकिन सभी अरेंजमेंट्स क्या दिखा रहे हैं, दैट ऑल दीज माइक्रोस्पोर्स आर जॉइंड टुगेदर, अभी ये चिपके हुए हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट है, अभी दीज आर प्रेजेंट इनसाइड दी माइक्रोस्पोरेंजियम। ये देखिए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, अभी तो ये रप्चर हो गया ना, ये जो हमने कल माइक्रोस्पोरेंजियम बनाए थे, इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। कहां से बने हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां से बनी थी, जो हमारी स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो क्या हो गई थी, स्पेशलाइज हो गई थी। स्पेशलाइज होने के बाद क्या हुआ, स्पेशलाइज होने के बाद दीज सेल्स अंडरवेंट, क्या किया इन्होंने, मियोटिक डिवीजन की, जिसकी वजह से 4 हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स बन गए। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स आर स्टिल प्रेजेंट इनसाइड दी माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम आ जाते हैं डिवेलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर हमने बना लिया, अब इस माइक्रोस्पोर से हम क्या बनाएंगे, मेल गैमीटोफाइट। तो आज का मुद्दा क्या है हमारे पास, ये जो हमने माइक्रोस्पोर्स बनाए हैं, माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, मेल गैमीटोफाइट। इसीलिए आज का टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। और मेल गैमीटोफाइट क्या होता है, इट इज द पोलन ग्रेन, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमीटोफिटिक जनरेशन। क्या है, पोलन ग्रेन, चलो इसको बाद में लिख देंगे। तो अब ये मेल गैमीटोफाइट कैसे डेवलप होगा, जब पोलन ग्रेन बनने हैं, सबसे पहले तो क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स के ऊपर कैलेज एक्टिविटी हो चुकी है। तो माइक्रोस्पोर्स क्या थे, दीज वर एन, इनके ऊपर क्या हुई, कैलेज एक्टिविटी। कैलेज एक्टिविटी के बाद ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं जो जुड़े हुए थे, ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये लीजिए, ये माइक्रोस्पोर सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे 2 काम होने वाले हैं, और वो 2 काम क्या होंगे, सबसे पहला, माइक्रोस्पोर ये भी क्या थे, हैप्लॉइड थे। इसको आप ऐसे बना लीजिए कि अभी एक ही सेल के अंदर, मतलब एक ही स्ट्रक्चर के अंदर चारों के चारों जॉइंट थे, अभी वो सेपरेट हो गए हैं, एंड ईच माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉइड इन नेचर। अब ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर क्या करेंगे, अब टेपिटम दोबारा एक बार फिर फंक्शनल हो जाएगी। क्या करेगी, टेपिटम इन माइक्रोस्पोर्स के ऊपर एक वॉल ले करेगी, और उस वॉल को हम क्या बोलेंगे, दैट वॉल इज नोन एज एक्साइन। ये अभी मैं सिर्फ एक माइक्रोस्पोर लूंगी, दिस इज 1 माइक्रोस्पोर, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, देयर विल बी द डेपोजिशन ऑफ, दिस विल बी ओके, तो देयर विल बी डेपोजिशन ऑफ अ लेयर, जिसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज एक्साइन। ये क्या डिपॉजिट हो गई इसके ऊपर, ऑन ईच माइक्रोस्पोर, ऑन ईच माइक्रोस्पोर देयर विल बी डिपॉजिटेड अ लेयर ऑफ some chemical, and that substance is known as sporopollenin। तो सबसे पहले क्या हुई, यहां पे क्या आ गई इसके ऊपर, एक्साइन, और इधर से इनसाइड से एक तो एक्साइन आ गई, और क्या हुआ, ये जो खुद माइक्रोस्पोर है इसके साइटोप्लाज्म ने भी एक और लेयर जो है ले कर दी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटाइन, इंटाइन। तो माइक्रोस्पोर में क्या चेंजेस हुए, इसके अंदर कैलेज एक्टिविटी हुई, माइक्रोस्पोर सेपरेट हो गए, जैसे ही सेपरेट हुए क्या हुआ, इसके ऊपर 2 वॉल लेयर्स बन गई। कौन सी लेयर्स बन गई, जो बाहर वाली लेयर थी उसको हम बोलते हैं एक्साइन, और जो अंदर वाली लेयर बनी है दैट इज नोन एज इंटाइन, और इन दोनों को टुगेदर हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज स्पोरोडर्म। स्पोरो बोले तो स्पोर, डर्म बोले तो उसकी कवरिंग, उसकी लेयर। तो स्पोर के ऊपर जो कवरिंग्स प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोडर्म। और स्पोर के ऊपर कितनी कवरिंग्स है, आउटर लिख देते हैं यहाँ पे, जो आउटर है दैट इज नोन एज एक्साइन, और जो इनर है दैट इज नोन एज इंटाइन।
अब यहाँ पे कुछ बताने वाला है अब आपको, और वो क्या बताएंगे हम, अबाउट दिस एक्साइन। तो हमने किसको डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, सबसे पहले हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे अपनी स्पोरोडर्म के ऊपर, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो स्पोरोडर्म में हमारी क्या है, एक है आउटर लेयर और एक है हमारे पास इनर लेयर। व्हाट इट, आउटर लेयर मैंने अभी लिखी है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एक्साइन, और जो इनर लेयर है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। दिस लेयर इज सिक्रीटेड बाय, कौन सिक्रीट करेगा, टैपीटम, एंड दिस लेयर इज सिक्रीटेड बाय सेल या माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर इज अ सेल, इट्स सेल, है ना। सेल बोले तो वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर अपने आप उसके साइटोप्लाज्म से कंट्रीब्यूटेड है ये, तो खुद ब खुद। अब जो एक्साइन है उसका नेचर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ, किस चीज की बनी हुई है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीडेटिव पॉलीमर्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स। किसकी बनी हुई है, ऑक्सीडेटिव पॉलीमर्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स। और इनको हम क्या बोलते हैं, वैसे इतना आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म है ना ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड, आई थिंक हाँ ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं, उन्होंने डायरेक्टली लिखा है। ये क्या होते हैं, दिस इज नोन एज स्पोरोपोलेनिन। तो किस चीज की बनी होती है, जो आउटर लेयर है एक्साइन है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। और बेटा स्पोरोपोलेनिन के ऊपर इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट लिख सकते हो लिख लीजिए, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आया हुआ है। स्पोरोपोलेनिन की वजह से एक पोलन ग्रेन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि जब ये एक्साइन और इंटाइन आ गई है ना माइक्रोस्पोर के ऊपर, तो नाउ दिस माइक्रोस्पोर इज नोन एज, क्या बोलेंगे हम इसको, इट इज नाउ नोन एज अ पोलन ग्रेन। देखिए यहाँ पे एक्साइन आ गई है, इंटाइन आ गई, तो अभी तक मैं इन्हें क्या लिख रही थी, दीज वर दी माइक्रोस्पोर्स। क्या है ये, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। लेकिन जब इसके ऊपर एक्साइन आ गई है, इसके ऊपर इंटाइन आ गई है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, इट इज नोन एज अ पोलन। पोलन, और यू कैन राइट डाउन पोलन ग्रेन। क्या है पोलन ग्रेन, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमीटोफिटिक सॉरी जनरेशन। क्योंकि भाई बनाना क्या है, हमने मेल गैमीट ही तो बनाना है, स्पोर तो हमारे पास है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, उनसे बन गए माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से अब हम क्या बनाएंगे, मेल गैमीट। मेल गैमीट प्रोड्यूस करने वाली बॉडी को क्या बोलते हैं, मेल गैमीटोफाइट। तो देखो हम मेल गैमीटोफाइट तक पहुंच गए। तो माइक्रोस्पोर के ऊपर जब ये दो वॉले हो जाएंगी, एक्साइन और इंटाइन, देन दिस माइक्रोस्पोर इज नाउ नोन एज द पोलन ग्रेन और द मेल गैमीटोफाइट और द फर्स्ट सेल ऑफ गैमीटोफिटिक जनरेशन। व्हाट इट, तो अभी हाँ हम लोग स्पोरोपोलेनिन पे थे, तो अब ये जो स्पोरोपोलेनिन है ना बेटा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन टिल नाउ। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस नोन। क्यों, बिकॉज इट इज, क्यों, बिकॉज नोट डिग्रेडेड बाय, या कांट भी लिख लीजिए, बिकॉज इट कांट बी डिग्रेडेड बाय, इट कांट बी डिग्रेडेड बाय, कांट बी डिग्रेडेड बाय, नंबर 1 एनी एसिड, कोई भी एसिड डाल लो, HCl डाल लो, HNO3 डाल लो, H2SO4 डाल लो, है ना, सबके केमिस्ट्री में नेम आपको पता है। एनी एल्केली, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, KOH ले लो, NOH ले लो, कोई भी बेस आप ले लो,
किसी भी एल्कली का कोई इफेक्ट नहीं है, किसी एसिड का, मतलब केमिकल्स का कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर। ये क्या आ गए सारे के सारे, दीज आर केमिकल, तो केमिकल इफेक्ट नहीं है, ठीक है जी। नो फिजिकल इफेक्ट, किसी तरह का केमिकल इफेक्ट नहीं है, कोई फिजिकल इफेक्ट नहीं है। फिजिकल इफेक्ट का मतलब क्या है, कितना भी आप टेम्परेचर घटा लीजिए बढ़ा लीजिए, इसकी कॉम्पोजिशन को कुछ नहीं होने वाला। कितना भी आप प्रेशर घटा लीजिए बढ़ा लीजिए, कितनी भी आप ह्यूमिडिटी, जो भी इसको ह्यूमिडिटी बोलोगे ना, हाँ, कितना भी आप ह्यूमिडिटी को बढ़ा लीजिए घटा लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। एंड नंबर 4, नो बायोलॉजिकल इम्पैक्ट, no biological effect because it can't be degraded by any enzyme, कोई भी एंजाइम इस पे एक्ट नहीं कर सकता है। एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज अभी तक हमें ऐसी नहीं मिली है कि जो स्पोरोपोलिनिन को जो है डिकम्पोज करा दे या किसी तरह इसको डिग्रेड करवा दे। तो स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस नोन, इसको हमेशा याद रखना। किस वजह से, वो रीजंस मैंने दे दिए, इसके ऊपर हमने एसिड डाल लिया, मतलब इसकी केमिकल चीजों से भी इसकी, मतलब केमिकली भी इसको हम लोगों ने टॉर्चर करके देख लिया, फिजिकली भी देख लिया, बायोलॉजिकली भी देख लिया, लेकिन किसी भी चीज का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं था। तो इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, गॉट इट। और स्पोरोपोलिनिन जो है ये आपको याद रखना है, रखिए, नहीं रखना है नहीं रखना है, चलो इसके बारे में नहीं। अच्छा, इंटाइन, इंटाइन का क्या है हमारे पास, इंटाइन इज कंपोज्ड ऑफ, किस चीज से बनी हुई है इंटाइन, इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टो एंड सेल्यूलोज। पेक्टो सेल्यूलोजिक है, मींस यू कैन राइट डाउन, सेल्यूलोज की बनी हुई है प्लस पैक्टिन्स की बनी हुई है। जिन बच्चों को अलग अलग याद रखने में दिक्कत है तो वो लिख सकते हैं, इट इज अ लेयर विच इज पेक्टोसेल्यूलोजिक इन नेचर, पेक्टो सेल्यूलोजिक इन नेचर। तो स्पोरोडर्म के बारे में बेटा ये याद रखेंगे, और एग्जाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो स्पोरोपोलिनिन है ना, एग्जाइन जो ले हुई है, ये थोड़ी सी ना इरेगुलर होती है ऊपर से, जिसकी वजह से जो है ना पोलन ग्रेन का जो बाहर का हिस्सा है वो बड़ा ना, उस पर डिजाइनिंग दिखते हैं, बड़े पैटर्न बन जाते हैं कि स्पोरोपोलिनिन कैसे हुई है, इस तरह से, इस तरह से ले हुई है, कि इस तरह से ले हुई है ना, या कोई और पैटर्न इसने इस तरह का इस तरह का इस तरह का बनाया है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, पोलन की वॉल पे बाहर क्या आ जाएंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन्स, पैटर्न्स, और यू कैन से ऑर्नामेंटेशन। तो हम क्या बोलेंगे, पोलन की जो वॉल होती है बाहर से, इट इज वेल स्कल्पचर्ड, वेल ऑर्नामेंटेड। इसकी वजह से क्या बन जाती है, पोलन वॉल क्या हो जाती है, स्कल्प्टेड हो जाती है, या क्या हो जाती है उसमें, ऑर्नामेंटेड। अलग अलग टाइप के पैटर्न्स और डिजाइन, और उन पैटर्न और डिजाइन की स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पैटर्न और डिजाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्सोनॉमिकल वैल्यू है उनकी। उन पैटर्न और डिजाइन को, अगर हमें पॉलन्स मिले बहुत सारे, उनका पैटर्न और डिजाइन को हम स्टडी करके हम बता सकते हैं ये किससे बिलोंग कर रहा है, किस फैमिली का है, किस जीनस का है, किस स्पीशीज का है। तो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के अंदर भी ये जो पोलन के ऊपर जो डिजाइनिंग है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास, हम पहुंच गए पोलन ग्रेन तक। अब पोलन ग्रेन यहां तक हमारा हो गया, तो मेल गैमीटोफाइट हम लोगों ने बना लिया किससे, माइक्रोस्पोर से। अब ये माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर से जब पोलन बना, अभी ये क्या है, इट इज सिंगल सेल्ड। अब ये पोलन क्या होगा, ये मैच्योर होना स्टार्ट होगा। तो मैच्योरिटी है अभी यहाँ पे पोलन की। अच्छा, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्या आ गया है, हमारा पोलन ग्रेन। कैसा है पोलन ग्रेन, इट इज हैप्लॉइड। अब ये पोलन ग्रेन क्या होगा, अपॉन मैच्योरिटी, अपॉन मैच्योरिटी, जब ये धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू होगा तो क्या होगा। अब इस पोलन के अंदर, अभी ये क्या था, इट वॉज जस्ट अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट थी, एक सेल प्रेजेंट थी। बाहर इसके क्या प्रेजेंट थी, इस तरह की ऑर्नामेंटेशंस प्रेजेंट थी। अब एक चीज और यहाँ पे मुझे बतानी रहेगी, पहले मैं उसको बताऊंगी, देन आई विल प्रोसीड अहेड,
कि ये जो स्पोरोपोलिनिन जो इसके ऊपर लगी है आके डिपॉजिट हुई है, ये स्पोरोपोलिनिन है, देखो मैंने कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं बनाई। स्पोरोपोलिनिन क्या है, एक डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर है। देखो इसमें गैप्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक गैप दिखाई दे रहा है। इन गैप्स को हम क्या बोलेंगे, दीज गैप्स आर नोन एज दी जर्म पोर्स। क्या बोलेंगे इन गैप्स को, जर्म पोर्स। और ये जर्म पोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इनको यहाँ पे लेबल करना इंपॉर्टेंट है, और ये जर्म पोर कितने हो सकते हैं, 1 2 4 या 3, 1 2 3 ही यूजुअली होती हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो 1 2 3 जर्म पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो बेटा इस पोलन का फ्यूचर क्या है, क्या फेट है इसका, ये जाएगा पॉलिनेशन से, कहाँ पे जाएगा, स्टिग्मा बैठा हुआ इसको रिसीव करने के लिए स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, उस स्टिग्मा के ऊपर गिरने के बाद इट विल जर्मिनेट, ये जर्मिनेट करेगा। पर ये कैसे करेगा, अगर इसी पोलन को मैंने ऐसे पूरा स्पोरो पोलिनिन से कर दिया है इसको कवर, क्या होगा बताओ। स्पोरोपोलिनिन क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मोस्ट रेजिस्टेंट है। भाई यहां से एक पोलन ट्यूब, पोलन जर्मिनेट होना चाह रहा है, जर्मिनेट होने का मतलब क्या है, इसमें से क्या निकलेगी, एक पोलन ट्यूब। ये एक पोलन ट्यूब बनाना चाह रहा है, लेकिन ये किधर से बनाएगा, स्पोरोडम को तो किसी भी चीज से हम डिग्रेड कर ही नहीं सकते, कहीं से भी उसको डिसॉल्व करवा ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या है, तो नेचर को पता है भैया इसका फेट मैंने सेट रखा हुआ है, सब चीजें इसके अंदर बंद करके थोड़ी रखनी है, इसका कोई ना कोई काम है ना फर्दर। वो फेट क्या है इसका, इस पोलन से क्या ओरिजिनेट होगी, इस पोलन से ओरिजिनेट होगी क्या, एक जर्म ट्यूब। और उस जर्म ट्यूब का फंक्शन क्या होगा, यहां से ऐसे, या पोलन ट्यूब हम जिसको बोलेंगे ऐसे। और ये पोलन ट्यूब बड़ी होके 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 क्या करेगी, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है, उस ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीटोफाइट बन रहा है। हम तो बाद में बना के दिखाएंगे ना, अभी साइमल्टेनियसली सपोज बन रहा है, तो वो जो फीमेल गैमीटोफाइट बना बैठा है ना, उस तक ये पोलन ट्यूब पहुंचेगी। इस पोलन ट्यूब के अंदर होंगे मेल गैमीट, वो हम अभी बनाएंगे। वो मेल गैमीट जाके उस फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करेंगे। तो इन मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने के लिए एक एजेंसी की जरूरत है। वो एजेंसी क्या है, ये जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब तभी बनेगी अगर कहीं ना कहीं से स्पोरोपोलिनिन में डिसकंटिन्यूटी होगी, कहीं कुछ गैप होगा कि भाई यहाँ स्पोरोपोलिनिन नहीं है और यहाँ से जो अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो रिलीज होके बाहर आ सकते हैं। अगर पूरा मैंने स्पोरोपोलिनिन डिपॉजिट कर दिया तो वो चीजें सभी अंदर लॉक हो गई, कभी भी बाहर नहीं आ सकती। तो जर्म पोर का क्या सिग्निफिकेंस है कि यहाँ से क्या होगा, जर्म ट्यूब या पोलन ट्यूब का ओरिजिन होगा। अब ये जो जर्म पोर है, अगर ये 1 प्रेजेंट है तो इस वाले, इफ 1 जर्म पोर प्रेजेंट, इफ 1 जर्म पोर प्रेजेंट, तो ऐसे पोलन को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज मोनोकोलपेट। इफ 2, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइकोलपेट या डाइकोलपेट। कोल्पा मीन्स ये जो पोर बना है बीच में। एंड इफ 3 प्रेजेंट होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्राइकोलपेट। तो ये चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन सबका ना टेक्सोनोमी में बहुत इंपॉर्टेंस है। टेक्सोनोमी का मतलब समझते हो ना, क्लासिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन में, कैरेक्टराइजेशन में। तो ये चीजें वहां पे बहुत इनका अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है। तो पोलन का ऐसे ही, अब पोलन की इतनी सारी चीजें हम कर रहे हैं, वॉल कैसी है, उसमें जर्म पोर कितने हैं, उसके ऊपर पैटर्न डिजाइन कैसा है, पोलन का शेप साइज कैसा है। यूजुअली पोलन्स जो हैं ग्लोब्यूलर होते हैं इन शेप, लेकिन वो ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं, किसी भी और शेप के भी हो सकते हैं, जनरली ग्लोबोज होते हैं। तो हम देखो पोलन की हमने क्या की, हमने पोलन की क्या क्या स्टडी कर लिया, हम उसकी शेप के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम उसके वॉल के पैटर्न्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, डिजाइन्स उसके ऊपर कैसे हैं, डिजाइन्स नहीं बोलना चाहिए मेरे को, क्या बोलना चाहिए, ऑर्नामेंटेशन कैसी है, ठीक है। और तो ये सभी चीजें, उसकी पोजीशन कैसी है। तो इन सब चीजों को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, मीन्स वी आर स्टडिंग अबाउट पोलन, हम पोलन की स्टडी कर रहे हैं। तो पोलन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, दिस ब्रांच ऑफ साइंस या दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ पोलन इज नोन एज पैलिनोलॉजी।
स्पेलिनोलॉजी। अब जिसको ये इतना सारा बहुत बड़ा काम लग रहा है, मैम ने इतना बड़ा कुछ लिख दिया, हम कैसे इसको याद करेंगे? सिंपली यू कैन राइट डाउन स्टडी ऑफ पोलन्स। स्टडी ऑफ पोलन्स इज नोन एज पेलिनोलॉजी। और पोलन की स्टडी में हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये सभी कुछ डिस्कस कर रहे हैं। उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर, कैसा उस पर ऑर्नामेंटेशन पैटर्न है, कैसी उसकी शेप है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ जो भी हमने इसके अंदर लिख दिया है। ठीक है, अभी पोलन के बारे में हम लोग बात खत्म करते हैं। अभी पोलन से रिलेटेड और चीजें हैं, वो भी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर आएंगी। तो अब पोलन ग्रेन हमारे पास आ गया, लेकिन अभी ये पोलन क्या है? बहुत यंग है, बहुत अर्ली पोलन है। अब क्या होगी? अपॉन मैच्योरिटी, अब ये क्या होगा? मैच्योर होना शुरू होगा। तो मैच्योर कैसे होगा? सबसे पहली प्रोसेस इसके अंदर क्या होगी? फर्स्ट प्रोसेस इसके अंदर होगी वैक्यूलराइजेशन। वैक्यूलराइजेशन का मतलब समझते हो? इस सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल नजर आने लगेगा आपको। ये है सेल, इस सेल के बाहर क्या है? स्पोरोपोलिनिन। और बीच में मैंने गैप्स किसके लिए छोड़े हैं? डिसकंटिन्यूटी। ये क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दी जर्म पोर्स। अब क्या होगा? इसका न्यूक्लियस हो जाएगा एक साइड पे। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि इसके बीच में हमें एक बड़ा सारा क्या दिखना शुरू हो जाएगा। क्या है ये? दिस इज वैक्यूल, एंड फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज वैक्यूलराइजेशन। इस वैक्यूलराइजेशन की वजह से न्यूक्लियस चला गया एक साइड पे, क्योंकि मैक्सिमम साइटोप्लाज्म किसने एक्वायर कर लिया? इट इज एक्वायर्ड बाय द वैक्यूल। अब क्या होगा इन द नेक्स्ट स्टेप? नाउ एन अनइक्वल माइटोसिस विल टेक प्लेस। तो बी स्टेप क्या होगा यहाँ पे? अनइक्वल, सॉरी अनइक्वल अभी नहीं लिखिए। अभी क्या होगा यहाँ पे? माइटोसिस। ए क्या हुआ? वैक्यूलराइजेशन। बी क्या हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन। और वो माइटोटिक डिवीजन कैसे होगी? बाय द फॉर्मेशन ऑफ अनइक्वल स्पिंडल फॉर्मेशन। एक बड़ा अनइक्वल सा स्पिंडल बनेगा। यूजुअली सेल के अंदर कैसे बनता है? देखो, मैं इसको ही सेल बना रही हूं ना, दिस इज द सेल। इसके बाहर क्या प्रेजेंट है? दिस इज स्पोरोपोलिनिन मींस एक्साइन। अभी मैं एक चीज मिस कर रही हूँ, इसके अंदर अभी एक और लेयर होती है, वो आप अपने आप ही अंडरस्टूड कर लो कि वो अंदर वाली लेयर क्या है। एक तो हो गई अंदर क्या है? सबसे अंदर न्यूक्लियस, इसके बाहर क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहर क्या है? इंटाइन। उसके बाहर क्या है? एक्साइन। गॉट इट? तो यहाँ पे भी बना लेना और मैं यहाँ पे भी बना लेती हूँ, ये लो, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि मैम सेल मेम्ब्रेन कहाँ चली गई। ये लीजिए, अब ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट। आपको पता है माइटोटिक डिवीजन सभी आप 9th में भी पढ़ के आए हैं, 11th में भी पढ़ के आए हैं। तो जब ये न्यूक्लियस टूटेगा, इसमें से जो क्रोमेटिड्स हैं वो सब सब सेपरेट हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा? एक अनइक्वल स्पिंडल बन रहा है। अनइक्वल स्पिंडल बनने की वजह से क्या होगा? दो अनइक्वल साइज के क्या बनेंगे? सेल्स। तो ये देखिए, ये बन गया हमारे पास अनइक्वल स्पिंडल। ऐसे अनइक्वल दिख रहा है ना, अदरवाइज। और यहाँ पे इस तरह से अनइक्वल स्पिंडल बन गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आ गए हमारे पास? क्रोमोसोम्स। कहाँ पे है ये? इट इज मोर ऑन दिस साइड। तो ये क्या है? हमने क्या ड्रॉ किया है? अनइक्वल स्पिंडल। इस अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन की वजह से क्या बनेंगी? दो सेल बनेंगी। एक सेल, ये क्या है? अभी पोलन ग्रेन कैसा था? हैप्लॉइड। इसमें वैक्यूलराइजेशन हुई है, लेकिन सेल की प्लॉइडी तो क्या रहेगी? हैप्लॉइड। जब इसमें माइटोटिक डिवीजन हुई, माइटोसिस में क्या होता है? एक हैप्लॉइड सेल से दो हैप्लॉइड सेल बनती है। अगर डिप्लॉइड है तो उससे दो डिप्लॉइड। माइटोसिस में कभी भी प्लॉइडी चेंज नहीं होती, एज वी ऑल नो। सबको पता है ना ये चीज? मियोसिस के अंदर होती है प्लॉइडी चेंज। मियोसिस इसीलिए होता ही डिप्लॉइड के अंदर है। तो जब माइटोसिस हुई एक सेल से, माइटोसिस में आप क्या करते हो? एक सेल से हमने दो सेल्स बना दी। तो वो दो सेल बनी है, लेकिन वो दो सेल क्योंकि अनइक्वल स्पिंडल बना था, तो अनइक्वल साइज की बनेगी दो सेल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये लीजिए फर्दर, ये है हमारे पास एक्चुअल सेल, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन। बाहर क्या प्रेजेंट है हमारे पास? स्पोरोपोलिनिन। और अंदर क्या प्रेजेंट है? अब मेरे पास यहाँ पे क्या बन गई? दो सेल्स। एक सेल तो मेरे पास ये बन गई,
एक सेल है जिसके पास मैक्सिमम साइटोप्लाज्म आ गया और न्यूक्लियस आ गया, एंड दिस इज द सेकंड सेल। ये क्या है? दिस इज द सेकंड सेल। तो जो लार्जर वाली सेल बनी है, दिस इज द लार्जर सेल। इस लार्जर सेल को मैं क्या बोलूंगी? लार्जर सेल। इट इज नोन एज द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, या इसको हम बोलेंगे ट्यूब सेल। और इसके न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? ट्यूब न्यूक्लियस। क्योंकि मैक्सिमम साइटोप्लाज्म, मैक्सिमम ऑर्गेनेलिज्म, मैक्सिमम जो फूड स्टोरेज है वो सारा इस सेल के पास है। और जो ये छोटे वाली सेल है, अभी तो क्या है, इनिशियल स्टेजेस के अंदर अभी डिवीजन हुई है, तो दोनों की दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई है बाय मींस ऑफ कैलोज वॉल। जैसे ही पोलन मैच्योर होगा, ये वाली जो सेल है, इसका कैलोज डिसॉल्व होगा और ये सेल जो है फ्रीली फ्लोट करेगी इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द बिगर सेल। तो लेटर स्टेजेस में क्या होगा? चलो पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। छोटे वाली सेल को हम क्या बोलते हैं? द स्मॉलर वन। द स्मॉलर सेल इज नोन एज द जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल। तो कैसी सेल बनी है? ये भी एन है और ये जेनरेटिव सेल भी क्या है? एन है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा? क्या होगा? ये है हमारी मेन सेल बड़े वाली, ये हो गई इसकी सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे स्पोरोपोलिन इन दैट इज एक्साइन इंटाइन मैंने बनाई है, उसके अंदर मेम्ब्रेन। और बीच में क्या है? ये है मेरे पास बड़ी सेल, और इसके अंदर स्पिंडल शेप या हॉर्सशू शेप की, क्योंकि इसका कैलोज थिकनिंग्स जो है डिसॉल्व हो गई, तो ये बन गई मेरे पास बड़ी सेल। और इस बड़े सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कौन फ्लोट कर रही है? छोटे वाली सेल। तो इस वक्त पोलन को आप क्या कहोगे? पोलन ग्रेन इज एट इट्स टू सेल्ड स्टेज। यहाँ पे पोलन क्या है? तो पोलन इज टू सेल्ड। तो ये क्या है हमारे पास? इट इज टू सेल्ड पोलन। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको क्यों समझना पड़ता है? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, when pollen is mature it is at its two celled stage। कि जो मैच्योर पोलन है, और बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन के अंदर, तो इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वी कांट चैलेंज एनसीईआरटी। आपको पता है एनसीईआरटी में जो लाइन लिख दी बस वही सत्य है। तो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है मैच्योर पोलन कितना होता है? कितने सेल्ड होता है? इट इज वन सेल्ड, टू सेल्ड, थ्री सेल्ड और फोर सेल्ड। मैच्योर पोलन इज टू सेल्ड अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। और वैसे होता क्या है? इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स फैमिली, इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज, ये जो पोलन है ना, इट इज शेड एट टू सेल्ड स्टेज। शेड का मतलब समझ रहे हो? देखो अब आ जाओ आप इस वाले डायग्राम के ऊपर। यहाँ पे क्या था? ये माइक्रोस्पोरेंजियम था। जैसे जैसे ये एंथर लोब बड़ी हो रही है, माइक्रोस्पोरेंजियम भी बड़ा हो रहा है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि भैया इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसकी सेल स्पेशलाइज हो रही है। स्पेशलाइज कैसे हो रही है? आसपास से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है एंड दे आर रेडी टू डिवाइड। उसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज होना। तो वो जब न्यूट्रिशन लेके मोटी मोटी हो जाती हैं, तो सपोज करो अभी इतनी सारी स्पेस के अंदर प्रेजेंट थी 100 सेल, जब वो थोड़ी मोटी होंगी तो इतने स्पेस में तो नहीं आएंगी, तो वो क्या करेंगी? बाहर की तरफ धक्का लगाएंगी। माइक्रोस्पोरेंजियम बड़ा होगा, एंथरलोब को भी बड़ा होना पड़ेगा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अभी क्या प्रेजेंट है? पोलन मदर सेल, या जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेंगी? अब अभी तो वो 100 ही थी, जब वो मियोसिस करेंगी, हमने किया है ना मियोसिस, अगले में अगली स्लाइड के अंदर है वो, जब वो मियोसिस करेंगे तो उन 100 से कितने बन जाएंगे? 400। क्योंकि एक सेल से क्या बनेंगे? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। तो 100 से कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 400। अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ, हाइपोथेटिकल, इट इज नॉट एक्चुअल। तो इतने ही स्पेस के अंदर अब क्या आएंगे? 400 माइक्रोस्पोर, पर वो अभी चिपके हुए हैं, इसलिए इतनी देर में ये और मैच्योर होगा, एंथर और बड़ा होता रहेगा, एंथर लो बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, ताकि वो जो माइक्रोस्पोर हैं जब वो सेपरेट होंगे तो उनको स्पेस चाहिए होगा। और जैसे ही माइक्रोस्पोर सेपरेट हुए, वो मेल गैमीटोफाइट में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। मेल गैमीटोफाइट में ये देखो, ये है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर ये सारी क्या थी? स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल स्पेशलाइज हुई, मोटी मोटी हुई, न्यूट्रिशन इन्होंने एब्जॉर्ब किया, मोटी होके ये क्या बन गई? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, पीएमसीज मैंने इनको लिखा था। फिर इनमें मियोटिक डिवीजन हुई, ये बन गई माइक्रोस्पोर्स। फिर क्या हुआ? देखो ये सारा का सारा सीन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये सारी एक बार रिकेपिचुलेशन हो जाएगी हमें।
किधर है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हाँ। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस सेल थी, स्पेशलाइज हुई, पोलन मदर सेल बनी या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी, उनमें क्या हुई मियोसिस, मियोसिस से क्या बन गए 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, ये भी चिपके हुए हैं। अब ये क्या होगा, ये जो चिपके हुए माइक्रोस्पोर हैं फिर ये किसमें चेंज होंगे, इनटू पोलन ग्रेन। कैसे होंगे, सबसे पहले माइक्रोस्पोर अपने टेट्राड से सेपरेट हुए बाय मींस ऑफ कैलेज एंजाइम एक्टिविटी, अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद हर एक के ऊपर क्या आएगी, इंटाइन की डेपोजिशन होगी और फिर एक्साइन की डेपोजिशन होगी। एक्साइन इंटाइन की डेपोजिशन के बाद वो क्या बन गया, यंग पोलन। अब इस यंग पोलन के अंदर जब ये वॉल डेपोजिशन हो रही है बाहर, साथ साथ ही साइमल्टेनियसली क्या होती रहती है, माइटोटिक डिवीजन होती है। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद ये पोलन ग्रेन क्या हो जाता है, टू सेल्ड। और जैसे ही ये टू सेल्ड हो गया ना, अब हम इसको कहेंगे मैच्योर पोलन ग्रेन। और उस टाइम पे हमारा एंथर भी मैक्सिमम उसको जितना बड़ा होना था वो हो चुका है, क्योंकि सब कुछ मैच्योर हो गया है। अंदर का जो स्ट्रक्चर है पोलन वो मैच्योर हो गया, तो एंथर का तो काम ही क्या था, उसको मैच्योर करना, मेल गैमीटोफाइट बनाना, हो गया। तो यहाँ पे इतनी देर में एंथर जो है श्रीवल अप होना शुरू हो जाता है, ड्राई अप होना शुरू हो जाता है, और एंथर की जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है उसके अक्रॉस उसकी क्या हो जाती है, डेहिसेंस। और ये जो टू सेल्ड स्टेज में ये जो पोलन है, पोलन कौन सी स्टेज पे है यहाँ पे, इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स टू सेल्ड स्टेज पोलन ये रिलीज हो रहे हैं। और ये टू सेल्ड स्टेज कब, इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म ये पोलन रिलीज हो गया। अब ये पोलन क्या करेगा, दिस पोलन विल बी रिसीव्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ द कंपैटिबल फ्लावर। उस स्टिग्मा के ऊपर जब ये गिरेगा तो कंपैटिबिलिटी चेक होगा, मतलब स्टिग्मा वहां पे लैंड कर गया, वहां पे जाके फिर ये एक और माइटोटिक डिवीजन करता है। और इसकी ये जो हमने जनरेटिव सेल बनाई थी ना, यहाँ पे हमने अभी जनरेटिव सेल ड्रॉ की है, हियर इज द जनरेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल है दिस अगेन अंडरगो वन मोर माइटोटिक डिवीजन, और ये दो जनरेटिव सेल बन जाती हैं। और ये दो जनरेटिव सेल क्या रिप्रेजेंट करती हैं, दो मेल गैमीट्स। तो वहां पे पोलन क्या हो जाता है, 3 सेल्ड। लेकिन ये 60% एंजियोस्पर्म में ये जो सेकंड माइटोटिक डिवीजन है ये कब होती है, आफ्टर लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। बट इन रेस्ट 40% केसेस, इन कहां पे लिखें इसको इन remaining 40% angiosperms, pollens are shed at 3-celled स्टेज। अब ये 3-celled स्टेज समझ गए ना, इसमें एक और माइटोटिक डिवीजन हो जाएगी और ये जनरेटिव सेल विल फॉर्म 2 जनरेटिव सेल। तो ये टोटल स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक तो बड़े वाला वेजिटेटिव सेल, और इसके साइटोप्लाज्म में अब एक जनरेटिव नहीं 2 जनरेटिव सेल फ्लोट करेंगी। तो एक वेजिटेटिव सेल, 2 जनरेटिव सेल, 3 सेल्ड हो गया। लेकिन ये कहाँ होता है, इन 40% एंजियोस्पर्म। मैक्सिमम जो 60 to 70% एंजियोस्पर्म है ना, उनमें ये 3 सेल्ड स्टेज कब होती है, जब ये पोलन लैंड कर जाएगा ऑन दी स्टिग्मा। समझ आ गया। तो ओनली 40% केसेस में है कि ये यहीं पे एंथर में रहते हुए ही क्या हो जाता है, 3 सेल्ड हो जाता है। व्हाट इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी बेटा, इसको जरूर याद रखना। ये जो 60 है हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन किया हुआ है। तो मेल गैमीटोफाइट की डेवलपमेंट को आप कैसा बोलोगे, इट इज प्रिकॉशियस टाइप ऑफ मेल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट कैसी है, इट इज प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस का मतलब समझ रहे हो कि मेल गैमीटोफाइट डेवलप हो गया है वाइल लिविंग इनसाइड द माइक्रोस्पोर। अभी वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही है, वहीं पे पोलन ग्रेन बन गया। कोई चीज बाहर आके कुछ बने ना, तो पोलन ग्रेन मतलब प्रिकॉशियस का मतलब समझ रहे हो कि अभी अपनी मदर के वूम में है। मदर कौन है, एंथर लोब। एंथर लोब का वूम क्या हुआ, माइक्रोस्पोरेंजियम। वहीं पे रहते हुए वो क्या बन गया है, मेल गैमीटोफाइट। तो कई बार ये आ जाता है मेल गैमीटोफाइट की डेवलपमेंट कैसी है, इज इट प्रिकॉशियस, यस। प्रिकॉशियस का मतलब क्या है, जो मेल गैमीटोफाइट बन गया है बट दिस मेल गैमीटोफाइट इज स्टिल अटैच्ड टू माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी भी ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अटैच मत लिखना, प्रेजेंट लिख लेना, स्टिल
प्रेजेंट इन दी माइक्रोस्पोरेंजियम, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रीकोशियस डेवलपमेंट है मेल गैमीटोफाइट की। अब बताइए इसमें क्या था, कुछ मुद्दा अभी तक कोई ऐसी तकलीफ जो चीज दे रही हो, नहीं समझ में आया हो? क्या हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजियम था, उसकी सेल्स के अंदर एक बार हुई मियोसिस, जिससे वो बन गए माइक्रोस्पोर। फिर माइक्रोस्पोर के अंदर दो काम हुए, एक क्या हुआ, उसके बाहर दो वोल्ट्स आ गई, एक्साइन इंटाइन, वो बन गया पोलन ग्रेन, लेकिन वो अभी मैच्योर नहीं था। फिर उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ना, उसमें हुई एक माइटोटिक डिवीजन, तो वो पोलन ग्रेन अब टू सेल्ड बन गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैच्योर। तो पोलन, मैच्योर पोलन ग्रेन कैसे बना है, माइक्रोस्पोर से कैसे बना है, उसके अंदर हुई एक माइटोटिक डिवीजन। लेकिन अगर मैं कहूँ मदर सेल से पोलन ग्रेन कैसे बना है, उसमें एक मियोटिक डिवीजन लगी, एक माइटोटिक डिवीजन लगी। मियोटिक डिवीजन से वो मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना, और माइटोटिक डिवीजन से वो माइक्रोस्पोर के अंदर जो एक न्यूक्लियाई था वो दो में डिवाइड हो गया, वेजिटेटिव न्यूक्लियस में और जनरेटिव न्यूक्लियस में, मींस वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो हमारे पास टू सेल्ड मैच्योर पोलन ग्रेन रेडी है। इन मोस्ट ऑफ दी 60% एंजियोस्पर्म इट इज शेड एट दिस स्टेज। अब वो हवा में डोलेगा, कोई एजेंसी लेके जाए, हवा लेके जा रही है तो एनीमोफिली, कोई इंसेक्ट लेके जा रहा है तो एंटोमोफिली, वो सारा भी हम पॉलिनेशन में पढ़ेंगे। तो इट इज रेडी टू बी रिसीव्ड एट, कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल गैमीटोफाइट के पास पहुंचने के लिए ये रेडी है। चलो हमने अपना मेल गैमीटोफाइट बना के रेडी कर दिया, वो रेडी है, वो यहीं पे बैठा रहेगा, उसको भी पॉलिनेशन से हम कहाँ पहुंचाएंगे, फीमेल। पर पहले हम क्या करेंगे, फीमेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीट भी बनाएंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। फिर ये मेल गैमीट रेडी है, उधर फीमेल गैमीट रेडी हो जाएगा, और दोनों को कैसे मिलवाएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए, पॉलिनेशन। फिर एक लेक्चर पॉलिनेशन का होगा। चलिए अभी तो हम आ जाते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की मैंने स्टडी आपको बता दी, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज पैलिनोलॉजी। और पोलन ग्रेन आपको दिख रहे हैं कैसे हैं, देखो इनके ऊपर ये डिजाइनिंग दिख रही है अलग अलग, ये किसी के ऊपर, और शेप्स देखो वेरिएबल शेप्स है इनकी, किसी के ऊपर ये तीखे तीखे स्पाइंस नजर आ रहे हैं, कोई सिंपल वेवी सा आपको रेगुलर दिख रहा है, किसी का हल्का स्मूथ सरफेस है, किसी का ये वेब लाइक लग रहा है आपको। तो इस तरह की अलग अलग ये क्या है, पैटर्न्स और डिजाइन। ये इमेज कहाँ का है, हमारी एनसीईआरटी का है। तो डिफरेंट पैटर्न और डिजाइन यहाँ पे हमें पोलन ग्रेन के दिखाई दे रहे हैं, जिसका क्या है, जिसका एक बहुत ग्रेट टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। मतलब टेक्सो क्या टेक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में हमें ये कैरेक्टर्स जो है हेल्प करते हैं। तो पोलन ग्रेन से रिलेटेड सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, जर्म पोर्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पोलन ग्रेन के जर्म पोर के बेसिस पे उसको हम मोनोकोल्पेट, बाइकोल्पेट या ट्राइकोल्पेट बोलते हैं। नाउ मूव ऑन टू दी पोलन का थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। अब ये जो पोलन पोलन हम कर रहे हैं ना, ये पोलन प्लांट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट का क्या है, ये मेल गैमीटोफाइट। क्या होता है मेल गैमीटोफाइट, द प्लांट पार्ट बीरिंग द मेल गैमीट। जो मेल गैमीट बनाएगा, या मेल गैमीट को जिसने रखा हुआ अपने पास, वो क्या होता है, गैमीटोफाइट। अभी मेल गैमीट बना नहीं है, पोलन ग्रेन इज दी मेल गैमीटोफाइट। बिल्कुल इसको रट्टा लगा लो, याद कर लो, अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चे इसको गलत करके आते हैं। वो माइक्रोस्पोर को क्या बोलते हैं, मेल गैमीटोफाइट। नो, पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर में जब एक माइटोसिस हो जाएगी, वॉल्ले हो जाएंगी, उसके बाद वो बनता है क्या, जो टू सेल्ड स्ट्रक्चर बना है ना एक्साइन इंटाइन वाला, दैट इज पोलन ग्रेन एंड दैट इज नोन एज मेल गैमीटोफाइट। लेकिन वो मेल गैमीट नहीं है। पोलन ग्रेन इज नॉट दी मेल गैमीट। मेल गैमीट अभी जनरेटिव सेल से बनेंगे, कब बनेंगे, जब वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। गॉट इट। अब ये है पोलन एलर्जी। अब कुछ प्लांट्स के पोलन, फॉर एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया गया है, लाइक एक है हमारे पास चीनोपोडियम। चीनोपोडियम का एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक इन्होंने लिया है एमेरेंथस का, एक एग्जांपल लिया है हमारी, हाँ एग्जांपल क्या, हो तो बहुत जरूरी है, दैट इज पार्थीनियम। अरे इसने तो बहुत घपला किया हुआ। पार्थीनियम बोले तो जिसको हम बोलते हैं इन जनरल लैंग्वेज कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास भी हम इसी को बोलते हैं। तो ये जो है ना तीन प्लांट्स, यूजुअली और भी बहुत सारे हैं इस कैटेगरी के अंदर, लेकिन इन प्लांट्स के, और यूजुअली ये जो पार्थीनियम है, ये जो पार्थीनियम है ना, ये इन प्लांट्स के जो पोलन होते हैं वो एनीमोफिली से, एनीमोफिली अब आप क्या मतलब, इन प्लांट्स के जो पोलन होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो इन लार्ज अमाउंट्स, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट्स, बहुत ज्यादा बड़े नंबर में ये प्रोड्यूस होते हैं।
प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट्स। कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं। और कैसे होते हैं? लाइट वेट होते हैं। समटाइम्स विंग्ड ऑल्सो। तो ये सारे के सारे फीचर हमें क्या बता रहे हैं कि दीज आर रेडी टू बी डिस्पर्स्ड बाय द विंड। तो विंड के थ्रू इनका क्या होता है? विंड के थ्रू इनका डिस्पर्सल होता है, मतलब विंड के थ्रू इनकी पॉलिनेशन हो रही है। ये पोलन हवा की मदद से, क्योंकि ये हल्के हैं, ड्राई हैं और बहुत सारे नंबर में है कि कुछ वेस्ट हो भी गए हवा से इधर उधर तो नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। तो ये हवा की मदद से स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं। तो एजेंसी कौन हुई? एयर। तो एयर या विंड की एजेंसी से जो भी पोलन ग्रेन पहुंच रहे हैं टू दी स्टिग्मा, तो इस एजेंसी को, इस तरह की पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एनीमोफिली। तो एनीमोफिली वाले जो ये बेसिकली इन प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स है, ये एनीमोफिली से अपने टारगेट स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। लेकिन ये पोलन इतने लार्ज अमाउंट्स में होते हैं, इतने लाइट वेट, तो हर जगह फैले होते हैं। अब कुछ लोग इन पोलन के अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिव होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी का मीनिंग क्या होता है? एलर्जिक होते हैं। दीज पोलन्स, इन प्लांट्स के पोलन्स मे कोज, सबके लिए लिख रही हूं ये, पार्थेनियम पे नहीं, मे कोज allergic reactions in some human beings। तो काफी सारे ह्यूमन बीइंग अगर इन पॉलन्स को इनहेल कर ले तो उनमें एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। कैसे एलर्जिक रिएक्शन? उनका रनी नोज हो जाता है। एलर्जी के सिम्टम्स हमें पता है ना, आजकल तो मैक्सिमम 60 to 65% लोग, मुझे लगता है, इंडिया में एलर्जिक ही हैं। रनी नोज हो जाएगा उनका, वाटरी एंड रेड आईज हो जाएंगी, वाटरी रेड आईज, है ना। थोड़ी फिवरिश कंडीशन लगेगी कि भैया फीवर फील हो रहा है। उसके अलावा क्या हो जाएगी? कफिंग स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ा सिम्टम बताऊं? स्नीजिंग, फ्रीक्वेंट स्नीजिंग। कैसा? फ्रीक्वेंट स्नीजिंग हो जाएगी। सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्ट टू ब्रीथ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये तो है सिर्फ एलर्जिक सिम्टम कि पोलन गया। जैसे कई लोगों को डस्ट से होती है ना, कि डस्ट अंदर गई, छींक रहे हैं, छींक छींक के परेशान हो गए, नो आंख चल रही है, आंखें बह रही हैं, ऐसे लग रहा है सर दर्द, हेडेक हो गया है, और नोजी चल रही है, ऐसे लग रहा है फीवर हो गया। तो इस एलर्जी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज हे फीवर। सच टाइप ऑफ एलर्जी इज नोन एज हे फीवर। पोलन से या डस्ट से ये जो एलर्जी हो जाती है ना, इसको हम बोलते हैं हे फीवर। लेकिन इसका कुछ, ये बड़ी, कहते हैं ना कि एक्सट्रीम भी हो सकती है। एक्सट्रीम कैसे हो सकती है? एक्सट्रीम केसेस में क्या होगा? पेशेंट एस्थमेटिक भी हो सकता है, पेशेंट को ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। ब्रोंकाइटिस में क्या हो जाता है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ। एस्थमा में भी आपको सिमिलर ही है। तो ये एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं इनके। तो पोलन क्या है? प्लांट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोगों के लिए ये कई बार बड़े जानलेवा बन जाते हैं। तो इसीलिए, और ये पार्थेनियम तो क्या है? इट इज एग्जॉटिक, मतलब एग्जॉटिक कह रही हूँ, इन्वेजिव प्लांट है। ये वीट इंपोर्ट हुआ था बाहर से, ओवरसीज से इंडिया के अंदर, उसके साथ इसके कुछ जो है स्पोर्स आ गए थे, और यहाँ आके तो आपको पता है हेयर एंड देयर एवरीवेयर पार्थेनियम इज देयर। इतनी ज्यादा इन्वेजिव स्पीसीज है कि हमारी जो हम कहेंगे ना, हमारी जो एक तरह से क्या कहेंगे, इंडिजिनस जो स्पीसीज है, उनको भी रिप्लेस करके हर जगह ये फैल जाता है। तो इट इज वेरी टॉक्सिक, इट हैज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर इकोसिस्टम। उसके बाद अब नुकसान ही नुकसान नहीं, पोलन के कुछ फायदे भी हैं। फायदे क्या है? देखो, पोलन से हम कुछ फूड सप्लीमेंट्स बनाते हैं। पोलन से क्या बना सकते हैं हम? फूड सप्लीमेंट। हमारी ना उसके अंदर लिखा हुआ, देखो एनसीईआरटी के अंदर, फूड सप्लीमेंट फॉर एथलीट्स एंड फॉर ये जो रेस हॉर्स होते हैं ना, उनके लिए, एथलीट्स एंड रेस हॉर्स, एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। क्योंकि उनको किस चीज की जरूरत पड़ती है? इमीडिएट उनको एनर्जी चाहिए। भैया एथलीट है, इतना भाग रहा दौड़ रहा है, कितनी सारी एनर्जी की उनको जरूरत है। तो इमीडिएट फूड सप्लीमेंट के तौर पे हम पोलन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज पोलन्स आर
रिच इन, क्या होती हैं पोलन के पास भाई? इट इज रिच इन शुगर्स, इट इज रिच इन मिनरल्स, इट इज रिच इन अमाइनो एसिड्स. Pollen grains are also rich in antioxidants. एंटीऑक्सीडेंट्स, तो इसीलिए इसको हम एज अ फूड सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है. और वो फूड किस फॉर्म में अवेलेबल होगा? क्या हमें फूलों से झाड़ झाड़ के पोलन खाने हैं? नहीं नहीं, वो पैकेज्ड फॉर्म में मिल जाता है. ये देखो, ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है. बी वैक्स भी है, बी पोलन की ये जो टेबलेट्स हैं, इन सिरप टेबलेट्स की फॉर्म में भी मिल जाता है, जिनको हम बोलते हैं पोलन टेबलेट्स. और ये पोलन सिरप्स की फॉर्म में भी मिल जाता है ना. ऐसे ही ये सब प्रोडक्ट्स इसके जो हैं अवेलेबल हैं एज फूड सप्लीमेंट्स. तो हमारे लिए फायदेमंद भी हैं पोलन्स और नुकसानदायक भी हैं हमारे लिए पोलन्स. उसके बाद आ जाते हैं हम पोलन वायबिलिटी पे. अब व्हाट इज पोलन वायबिलिटी? वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द पोलन टू bring about fertilization, है ना. एंड देयर इज ऑलवेज अ टाइम पीरियड फॉर विच अ पोलन इज वाइबल. ये नहीं है जी पोलन बन गया, डेहिसेंस हुई एंथर लोब की, पोलन उड़ गया या कोई एजेंसी उसको कैरी करके ले गई और उसका दिल जब चाहा तब वो स्टिग्मा के ऊपर बैठा और जर्मिनेट कर गया. ऐसा नहीं होता. हर एक पोलन की, मतलब पोलन की जो वायबिलिटी है, पोलन वायबिलिटी इज स्पीशीज स्पेसिफिक. स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब समझ रहे हो? हर एक पोलन जो है स्पीशीज के हिसाब से उसका वायबिलिटी का जो टाइम पीरियड है दैट इज अलग अलग. जैसे हमारी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका? सीरियल्स का. कौन से सीरियल्स? दो ही लिखे हुए हैं उसके अंदर, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हम कभी स्किप नहीं करेंगे. व्हीट एंड राइस. इनका जो वायबिलिटी पीरियड लिखा हुआ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स. कि अगर ये शेड होने से, जब डेहिसेंस हो गया एंथर से इनका, और पोलन अगर विद इन 30 मिनट्स अगर स्टिग्मा के ऊपर बैठ गए जाके तो जर्मिनेट कर जाएंगे. अगर उससे ज्यादा लेट हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो उसके बाद क्या हो जाएंगे? दीज पोलन्स विल बिकम इनवाइबल. तो ये क्या दिया हुआ है? इनका वायबिलिटी टाइम पीरियड. ऐसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें वहां पे 3 फैमिलीज का. दैट इज सोलेनेसी, एक है रोजेसी, एक है लेग्यूमिनेसी. ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है, मैं खुद से नहीं बना रही हूँ इनको. इन तीनों फैमिलीज का क्या है? इन मंथ्स. क्या? वायबिलिटी पीरियड. किसकी बात कर रही हूँ? इन मंथ्स. क्या है? इन मंथ्स इनका वायबिलिटी पीरियड. कि काफी महीनों तक ये क्या है? वायबल है. मतलब कि अगर 1 महीने बाद, 1.5-2 महीने के बाद भी जाके स्टिग्मा के ऊपर गिरे तो दीज आर एबल टू जर्मिनेट देयर और फर्टिलाइज कर सकते हैं फीमेल गैमीट को. फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल. लेकिन ऐसे केसेस में जहां पे सिर्फ 30 मिनट्स ही है, तो 30 मिनट्स के बाद या 40-50 मिनट्स के बाद इट बिकम्स इनवायबल. समझ गए? तो अब यहाँ पे कुछ बच्चों को बड़ी एक किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मैम सपोज करो मुझे कोई हाइब्रिडाइजेशन का या कोई ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे इसके ऊपर करना है. मैं कोई एग्जॉटिक स्पीसीज ले आया वीट के या राइस का, उसको मेरे को यहाँ लाके उसका कुछ एक बड़ा अच्छा हाइब्रिड बनाना है, तो वो पोलन की तो वायबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर मैं बड़े लॉन्ग डिस्टेंस से उसको कैरी करके लेके आ रहा हूँ. तो वायबिलिटी को कैसे हम बढ़ा नहीं सकते, बट वी कैन, यू कैन से कि हम उसकी वायबिलिटी को जो है थोड़ा सा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम उसको डिले कर सकते हैं. कैसे? बाय मीन्स ऑफ क्रायो प्रेजर्वेशन. ये एक टेक्निक है. क्रायो प्रेजर्वेशन क्या होता है? स्टोरिंग इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस. लिक्विड नाइट्रोजन होती ही -196 डिग्री सेल्सियस पे है. यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, एक्सट्रीमली चिल्ड होती है. उसके अंदर अगर आप किसी भी चीज को, किसी सेल को रख दोगे, जिस स्टेज में रख दोगे, सपोज एनाफेज में रख दिया, तो आप उसको 100 साल के बाद भी निकालोगे तो वो एनाफेज में ही मिलेगी आपको.
तो किसी भी लिविंग चीज को, किसी भी सीड को, किसी भी पोलन को, किसी भी डिवाइडिंग सेल को आप अगर इसके अंदर स्टोर कर देंगे ना, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, तो वो एज इट इज उसी स्टेज में, उसी हालात में आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही आपने कोई सैंपल कलेक्ट किया, सपोज व्हीट का, राइस का, या और किसी पे अगर काम करना है आपको, कि आपको महीनों लग जाएंगे उस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में, लेकिन आपके पोलन्स की तो लाइफ ही, वायबिलिटी ही सपोज 3 से 5 महीने, और आपको लग रहे हैं सालों, तो उस पोलन को कैसे हर बार जाओगे भागे भागे लॉन्ग डिस्टेंसेस पे पोलन ढूंढ के लाओगे? नहीं, पोलन कलेक्ट किए और उनको हमने क्या कर दिया, पोलन बैंक के अंदर उनकी क्रायो प्रेजर्वेशन करवा दी। तो क्रायो प्रेजर्वेशन, जैसे सीड बैंक्स होते हैं ना हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, ऐसे ही पोलन बैंक्स हम डेवलप कर सकते हैं। अपने पोलन को लाओ, यहाँ पे इमीडिएटली स्टोर कर दो, इसमें से वो सैंपल निकाला और अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में यूज कर लिया। लेकिन उससे पहले क्या होता है, यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक वायाबिलिटी टेस्ट जरूरी है। ऐसा नहीं है कि निकाला और यूज कर लिया, अरे चेक तो कर लो कि वायबिलिटी सच में है भी इसकी मेंटेन या नहीं है। उसके लिए वायबिलिटी टेस्ट कौन सा होता है, दैट इज टीटीसी टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम। वैसे इतनी इसकी जरूरत नहीं है आपको इतनी ज्यादा, पर चलो अगर बोल दिया है तो लिख देते हैं, इट इज ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट। इससे जो वायबल पॉलन आते हैं ना, उनके अंदर ऑरेंजिश रेड कलर आ जाता है। तो उससे क्या, अब आप एक स्लाइड के अंदर देख लीजिए आपने कितने पॉलन लिए, उनमें से मैक्सिमम अगर मोर देन 50% ऑरेंजिश शेड दिख रहे हैं, दैट मीन्स वो पोलन वायबल है। तो उस सैंपल को आप यूज कर सकते हो फॉर योर ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। अगर बहुत कम नंबर आ रहा है स्लाइड में, इतने सारे पोलन दिख रहे हैं, उनमें से कुछ ही आपको कलर्ड दिख रहे हैं, मतलब यू नीड टू रिजेक्ट दैट सैंपल, कि उनके पोलन में वायबिलिटी रही ही नहीं है। तो जब भी आप क्रायो प्रेजर्वेशन से निकालेंगे तो डायरेक्टली आप अपना सैंपल यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू अंडरगो विद द वायबिलिटी टेस्ट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। और हमने पोलन के बारे में सब कुछ कर लिया। मेल गैमीटोफाइट का हमारी एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम भी दिया हुआ, देखो पहले ये पोलन है विच इज वन सेल्ड, फिर उसके अंदर क्या हुई, वैक्यूलराइजेशन हुई, वैक्यूलराइजेशन के बाद क्या हुई, ये देखो पहले दो छोटे छोटे वैक्यूल, वो फिर मिलके क्या बन गए, बड़ा वैक्यूल, और उसके बाद क्या बन गई, ये टू सेल्ड स्टेज, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। दिस टू सेल्ड स्टेज में हम इसको क्या बोलेंगे, मैच्योर पोलन, और यू कैन से मैच्योर फीमेल गैमीटोफाइट। गॉट इट। तो अभी फीमेल गैमीटोफाइट और हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमीटोफाइट खत्म कर लिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।